बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं और ये अमेरिका और इसराइल के हवाले से खारजी मामलात में, स्ट्रेटेजिक मामलात में इनकी एक्सपर्टीज़ है। इनका नाम है प्रोफेसर जॉन मेयरशाइमर। इन्होंने एक बयान दिया है टीवी के ऊपर और इनका स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हो गया पूरे अमेरिका में और दुनिया भर में। इन्होंने बड़े वसूख के साथ एक बात कही कि ईरान अब कभी आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। ईरानी पागल होंगे अगर इस कंट्रोल को छोड़ देंगे, क्योंकि वो फाते हैं और ये आबी गुजरगाह उन्हें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। दूसरी बात, मार्को रूबियो और जेडी वेंस दोनों ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं होना चाहते। वजह यह है कि 2028 में ये लोग सदारती इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस जंग का फाते ईरान है। यानी जेडी वेंस भी चाहते हैं कि सदारती इलेक्शन लड़ें, मार्को रूबियो भी चाहते हैं सदारती इलेक्शन लड़ें। अब वो दोनों तो इसके अंदर कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ईरान फाते है और फाते को आपको मैदान में जो कुछ आप नहीं जीत पाते वो आप टेबल पे उससे नहीं ले सकते, बल्कि आपको फाते को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो ईरान फाते है, फाते से मुज़ाकरात करते हुए अमेरिका को बहुत कुछ देना पड़ेगा और जो भी ये सब कुछ देगा इसराइली लॉबी उसे टारगेट करेगी और इलेक्शन में जीतने नहीं देगी। यही वजह है कि ये दोनों खौफजदा हैं, मार्को रूबियो और जेडी वेंस। ये दोनों मुज़ाकरात के अंदर ईरान के साथ चीज़ें फाइनलाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी फाइनलाइज करेगा वो बहुत कुछ छोड़ेगा। आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान होता है डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई को लड़ने के बाद। और एक जो उनका मामला चल रहा है एप्स्टीन फाइल्स का, वो भी कितना इंपैक्ट डालता है, ये आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है ढीले मुंह के साथ कुछ भी कह देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी बादशाह आए हुए हैं अमेरिका में। हालांकि बरतानिया के कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने यह कहा था कि इनका दौरा रोका जाए, वरना डोनाल्ड ट्रंप बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तो ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, ये बादशाह चार्ल्स भी ये समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात भी कही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अजीब बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जर्मन बोल रहे होते। यानी हमने यूरोपीय ममालिक की बड़ी मदद की है। अगर अमेरिका ना होता तो आज यूरोपीय ममालिक जर्मनी की जबान बोल रहे होते या जर्मन बोल रहे होते। वहां डच बोली जाती है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जनाब हम ना होते तो आपकी वो हालत करते जर्मन उस दौर में कि आप सारे आज जर्मन बोल रहे होते। तो इसमें फिर शहजादा चार्ल्स, अब तो वो बादशाह हैं, तो बादशाह चार्ल्स जो है उन्होंने जो इसका जवाब दिया वो बड़ा कमाल जवाब है। बोलती बंद कर दी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने कहा जी मैं ये कहने की जिसारत कर सकता हूं कि अगर हम ना होते तो आप आज फ्रांसीसी बोल रहे होते, क्योंकि फ्रेंच भी इन पे चढ़े हुए थे और उस वक्त जो है वो बरतानिया उनके लिए एक ऑक्सीजन बन रहा था। तारीख है बड़ी जालिम है और इनको बादशाहों को ख़ास तौर पे तारीख का बहुत पता होता है। इनके पास वो तारीख भी होती है जो नॉर्मली आपको किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। तो शहजादा चार्ल्स के जवाब पे वहाँ बड़े कहकहे लगे कि जनाब अगर हम जर्मन बोल रहे होते, आप हमारी मदद ना करते, तो अगर हम आपकी मदद ना करते तो आज आप फ्रांसीसी बोल रहे होते, आपकी ये हालत होती। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मेरी वालदा को बहुत पसंद था, बहुत प्यारा लगता था शहजादा चार्ल्स, और वो कहती थी देखो कितना अच्छा है, वो मेरी वालदा का क्रश था। वह अमेरिकन सोसाइटी में ये चीज़ें बुरी नहीं मनाई जाती, लोग बड़ा इंजॉय करते हैं इन बातों को। हमारे यहाँ थोड़ा सा लोग इसको अलग तरह देखते हैं, वहाँ पे और तरह देखते हैं। सोसाइटीज़ का अपना अपना फ़र्क होता है। बरतानवी सफ़ीर की इस मौके पर जब बरतानिया के बादशाह मौजूद हैं अमेरिका में, तो बरतानवी सफ़ीर की एक ऑडियो लीक हो गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो है। उसमें ये कहते हैं कि अमेरिका का खसूसी ताल्लुक बरतानिया के साथ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुक आता है, लेकिन ख़ास ताल्लुक हमारा बरतानिया और अमेरिका का नहीं है। अमेरिका का ख़ास ताल्लुक सिर्फ इसराइल के साथ है, ये बरतानवी सफ़ीर ने कहा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लीक होने वाली ऑडियो में बरतानवी सफ़ीर ने कहा कि अमेरिका और बरतानिया के, और ये अमेरिका में बरतानवी सफ़ीर है, अमेरिका में जो बरतानवी सफ़ीर है सर क्रिश्चियन टर्नर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और टेलीफोन के ऊपर इनकी ऑडियो कॉल लीक होगी। और इस मौके पर लीक हुई जब बादशाह मौजूद है अमेरिका में। यहां भी एक बड़ी पॉलिटिक्स होती है, ऐसे मौके पर ये वाली कॉल लीक हो जाना ये इतना सादी बात नहीं है, और लीक होके फौरी तौर पे ये चीज़ की तशहीर भी होगी। हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा, दफ्तर खारजा ने, कि ये सफ़ीर की ज़ाती राय और ख्यालात हैं, हुकूमत का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो सफ़ीर ने जो कहा, जो ऑडियो लीक हुई, उसमें कहा कि अमेरिका और बरतानिया के दरमियान करीबी ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन ख़ास तौर पर दिफा और मईशत के शोबों में ताहम आलमी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। आज अमेरिका का जो ख़ास दोस्त है या ख़ास ताल्लुक है वो इसराइल के साथ है।
यूरोप अब मुकम्मल तौर पे अमेरिका के सिक्योरिटी निज़ाम पर इन्हिसार नहीं कर सकता। इस वक्त अमेरिका का खास ताल्लुक एक ही मुल्क के साथ है और वो मुल्क इसराइल है। तो उन्होंने ये कहा कि मगरबी ममालिक को अपनी ज़रा थोड़ी सी असर नो जायज़ा लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी मामलात और दीगर मामलात में अमेरिका पे अब पहले की तरह इन्हिसार नहीं कर सकते। इस मौके पर इस किस्म की कॉल लीक हो जाना इतना सादा नहीं है। नाज़रीन, शुमाली कोरिया से एक खबर आई है और ये अमेरिकन इसके ऊपर तबसरा भी कर रहे हैं और हैरत का इजहार भी कर रहे हैं, परेशानी का इजहार भी कर रहे हैं कि शुमाली कोरिया बहुत तेज़ी से अपने हथियारों को उस लेवल तक लेकर जा रहा है कि अमेरिका के लिए आइंदा उन्हें रोकना मुमकिन नहीं रहेगा। यानी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अमेरिका का जो सिस्टम है और जिस तरह वो इंटरसेप्ट करता है मिसाइलों को, उसमें मिसाइल बनाने की रफ्तार कम है और जो मिसाइल वो बनाते हैं वो बहुत महंगे हैं और एक हद से ज़्यादा वो तैनात भी नहीं किए जा सकते। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो सालाना 12 से 15 वॉरहेड्स बना रहा है, जो बहुत बड़ी तादाद है। एक वॉरहेड को या एक बड़े मिसाइल को, जो बैलिस्टिक मिसाइल आता है, उसको रोकने के लिए 2-2, 3-3 इंटरसेप्टर्स भी बाज़-औक़ात लगते हैं। तो शुमाली कोरिया इस तादाद को इतनी तेज़ी से बढ़ा रहा है कि अमेरिका के लिए फ्यूचर में इन्हें रोकना मुमकिन शायद नहीं होगा। अच्छा, उसमें ये बताते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है शुमाली कोरिया के पास, जिसमें वो सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स बना रहा है और इसके अलावा बहुत सारे डिकॉय मिसाइल्स बना रहा है। यानी ऐसे मिसाइल जिनके अंदर कोई बारूद नहीं होता, वो बहुत सस्ते बनते हैं और बड़ी तादाद में वो भी लॉन्च कर दिए जाते हैं। तो जब ये सिस्टम में दाखिल होते हैं तो वो सिस्टम बौखला जाता है। ये काम ईरान ने भी किया था। तो कोरिया बहुत बड़े पैमाने पर यह काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट दी है कि अब शुमाली कोरिया वो ताकत हासिल कर रहा है कि अमेरिका मुस्तकबिल में शुमाली कोरिया को नहीं रोक पाएगा और शुमाली कोरिया के मिसाइल वो हैं जो दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। आखिर में नाज़रीन, एक खबर छपी है और ये भी एक अमेरिकी जरीदा है, द अटलांटिक। उसके अंदर ये दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप से ईरान जंग की हकीकत छुपाई जा रही है। यानी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मालूम कि ईरान जंग के असरात क्या हैं और मामला कहाँ पहुँच गया। देखिए, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी तो है। वो जब चाहते हैं किसी लड़ाई में किसी को उतारना, वो उतारते हैं। वो जब चाहते हैं लड़ाई को ख़त्म करना, वो लड़ाई को ख़त्म करते हैं। और वो अमेरिकन सदूर को इस्तेमाल भी करते हैं, बाद वक़्त गलत इन्फॉर्मेशन देकर। इस पे बार बार जेडी वेंस ने और दीगर लोगों ने पूछा भी कि क्या जो इन्फॉर्मेशन हमें पेंटागन से मिल रही है वो ठीक है या गलत है। तो ये द अटलांटिक का जो दावा है वो दावा कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि देखिए इसका जो सियासी खुमियाजा भुगतना पड़ेगा वो पेंटागन को नहीं भुगतना पड़ेगा, वो भुगतना पड़ेगा पॉलिटिकल लीडर डोनाल्ड ट्रंप को या उनकी पॉलिटिकल पार्टी को। तो सारा बोझ तो उन पे आ जाएगा। तो अब ये इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद उनसे मालूमात। इमरान खान साहब के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है, बैनुल-अक़वामी सतह पर रोला पड़ गया है और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अभी इमरान खान को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए, इमरान खान साहब के ख़ानदान और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए और सियासी बुनियाद पर जो उनकी कैद है उससे उनको रिहाई दी जाए। अब ये आलमी सतह के बहुत सारे लोग हैं, 40 से ज़ायद लोग हैं और ये बड़े बाअसर लोग हैं दुनिया में। ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनकी खिदमत है और इनकी खिदमत का एतराफ़ भी किया जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी नहीं जाता, बस आप ये समझें कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से इमरान खान के लिए आवाज़ उठना शुरू हो गई है और ये कामयाबी है इमरान खान साहब के बेटों की, उनकी बहनों की, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एंगेजमेंट कर रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी इसमें एक हिस्सा है। देखिए, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं ना सब लोग, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, ये नफरत इसीलिए करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर जगह पे इमरान खान साहब की बात करते हैं और हर जगह पे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बात करते हैं। देखिए, अब ये एक मीटिंग हो रही थी और ये जिनेवा के अंदर समिट हो रहा है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के ऊपर एक समिट हो रहा था। उस समिट में एक पाकिस्तानी ने आवाज़ उठा दी बड़े ज़ोरदार तरीके से और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसने आवाज़ उठाई और उसके बाद जो है वो वहाँ पे इमरान खान साहब का तस्करा किया गया। Political imprisonment of Imran Khan mentioned in Geneva after an overseas Pakistani shouted that don't forget about Imran Khan, कि आप इमरान खान को नहीं भूल सकते या इमरान खान को मत भूलिए या उनका नाम लेना मत भूलिए। He is a political prisoner and former prime minister of the 5th biggest nation in the world, कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी कौम का एक लीडर है
और साबका प्राइम मिनिस्टर है, आप उसे नहीं भूल सकते। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए बाकायदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज उठाई गई और यह बताया गया कि रिजीम कैसे इमरान खान साहब को दबा रहा है, रिजीम कैसे पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती कर रहा है। अब ये पाकिस्तानी डॉक्टर है सबरीना, जिन्होंने ये हाईलाइट किया मामला, इन्होंने आवाज उठाई। अब पाकिस्तान का रिजीम इसीलिए जो मौजूदा रिजीम है, आसिम मुनीर साहब ने बनाया हुआ है और अमेरिका की आशीर्वाद से बनाया हुआ है, जाली फार्म 47 के ऊपर बनाया हुआ है, सारे चोर डाकू इकट्ठे करके जिन्होंने मुल्क को लूटा कई दहाइयों तक, उन्हें इकट्ठा करके लाके इक़्तिदार में उठा दिया और इसका टके का फायदा पाकिस्तान की फौज को नहीं हुआ। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि ये पाकिस्तान की फौज को इसका टके का फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनका नुकसान हो गया और फायदा चंद लोगों ने उठा लिया। ये माफिया सियासतदान और ये चंद जर्नैल, इन्होंने फायदा उठा लिया और पाकिस्तान की फौज वो पाकिस्तानी अवाम से दूर होती चली गई। और ये सब जानते हैं, इसके अंदर डकी छुपी बात कोई नहीं है। इमरान खान साहब को 25 तारीख को इंजेक्शन लगाया जाएगा, ये हुकूमत ने दावा किया था। हो सकता है 24 को ही खामोशी से निकाल के लगा दिया जाए, अपोजिशन 25 का इंतजार करती रहे, हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए, ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है। अगर इमरान खान साहब मान गए तो फिर तो ये उनको इंजेक्शन कहीं पे भी ले जाके लगा देंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाता, देखिए ना, ये ऑप्शन है ना। एक तो इमरान खान साहब को फिक्र है अपनी आंख की और वो ये चाहते हैं उनकी आंख ठीक हो, तो उन्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि उनकी फैमिली को बुलाते हैं या नहीं बुलाते, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए इलाज के लिए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो कहें कि मैं इंजेक्शन लगवाता ही नहीं जब तक कि मेरी फैमिली नहीं आ जाती, मेरे डॉक्टर्स नहीं आ जाते, मुझे उनसे बात करनी है, तो फिर इनको मिलवाना भी पड़ेगा। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बहरहाल कहां लेकर जाते हैं, किस तरह लेकर जाते हैं, किस तरीके से करते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 25 तारीख का दावा किया जा रहा है और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में लाया जाए, वहां पे ये प्रोसीजर किया जाए और डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में यह होना चाहिए। जबकि तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली का मुतालबा है कि इमरान खान साहब की बहनों को या फैमिली को भी वहां पे होना चाहिए। अब नाज़रीन, इस मामले में अयाज सादिक साहब की भी एंट्री हो गई है। अयाज सादिक साहब कहते हैं, ये स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, कि मुल्क से मैं बाहर था जब डॉक्टर ने इमरान खान को देखना था, मुझे मोहसिन नकवी का फोन आया, मैंने बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया कि मर्जी के डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स का नाम दे दें। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि गौहर साहब आप चले जाएं, ताखीर से हम मुआयना शुरू कर देंगे, आप आ जाएं। डॉक्टर कहेगा तो 1 महीने के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे, अगर डॉक्टर नहीं मानेंगे तो फैसला कानून के मुताबिक होगा। अयाज सादिक साहब का इस सारे मामले में क्या लेना देना? देखिए, अयाज सादिक साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता है राब्तों के लिए, मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए। ये उन लोगों में से एक है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ कंफर्टेबल रहती है। मोहसिन नकवी जैसे लोग भी इनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान साहब का तो इलाज करना है उनकी बीमारी का, और फैमिली का ये हक है और इमरान खान साहब का ये भी हक है कि उनके जाती मुआलिजीन उस इलाज के बारे में ना सिर्फ सब कुछ जाने, बल्कि वो उनके टेस्ट करवा के ये पता कर सके कि इमरान खान साहब के साथ एक्चुअली हुआ क्या। अब इन चीजों को छुपाया जा रहा है। अगर इमरान खान साहब एक दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी फैमिली उन्हें मिलती है, देखिए अब ये इमरान खान पे ही मुनहसिर है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अगर कोई दबा सकता है तो बाहर से दबाने वाला काम तो तकरीबन आप समझ लें अभी बंद है। वो दबाव अंदर से ही आना है, वो इमरान खान साहब की फैमिली और इमरान खान साहब ही डाल सकते हैं। तो अगर वो मुलाकात करवाई जाती है तो उसमें इमरान खान साहब की जानिब से लाजमन कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई ना कोई हिकमत अमली या कोई ना कोई बयान बाहर आएगा। अब इसमें पहले से ही जो लोग मिल सकते हैं, जैसे कि इमरान खान की बहनें, उन्हें डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी यह बात बताई थी कि इमरान खान साहब की बहनों को डिस्क्रेडिट करने पे सारे के सारे लोग लगे हुए हैं, ताकि अगर मुस्तकबिल करीब में इलाज की वजह से या ईद की वजह से इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाती है अपनी फैमिली के साथ, तो जो भी पैगाम बाहर आए तो पहले से ही उस पैगाम को मुतनाज़े बनाया जा सके। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अलीमा खानम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इमरान खान की बाकी 2 बहनों का क्या किया जाएगा, और जो बाकी रिश्तेदार और लोग हैं उनका क्या किया जाएगा? देखिए, यह खानदान एक जंग में उतर गया है और यह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट को ही इमरान खान से बात करनी पड़ेगी और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना यह मामला तूल पकड़ता जाएगा और नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। देखें ना, अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत, इन दोनों की हालत रेहाम खान जैसी हो गई है, जैसी हालत रेहाम खान साहिबा की तलाक के बाद हुई थी, जिन्होंने कीड़े निकालने के लिए किताब तक लिख दी थी। लेकिन देखें ना, बाद में तो पछतावा ही होता है। अगर रेहाम खान साहिबा इमरान खान साहब की अहलिया होती हैं और वो तलाक ना होती
जिसकी वजह से रेहाम खान साहिबा के अंदर इतनी नफरत पैदा हुई कि इमरान खान ने उन्हें छोड़ दिया कि उन्होंने बाद में एक किताब ही लिख दी। तो वो खातून अव्वल भी बन सकती थी। अब यही चीज शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर के लिए भी है कि अगर इमरान खान साहब ने उनको हटा दिया तो वो तलाक याफ्ता रेहाम खान बनने की बजाय वो बेहतर परफॉर्म कर सकते थे और वो कुछ ऐसी कोशिश कर सकते थे जिससे हालात बेहतर हो। लेकिन इन्होंने नफरत फैलाई और लगातार नफरत फैलाते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत के हालात ये हैं नादरीन के पाकिस्तान में लगातार गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। इसका एक और डाटा है मेरे पास। वो डाटा ये बताता है कि सबसे ज्यादा गुर्बत जो पाकिस्तान में बढ़ी है वो पंजाब के अंदर बढ़ी है। यानी 39% के साथ पंजाब गुर्बत में सबसे आगे निकल गया है। ये इजाफा हुआ है गुर्बत के अंदर, सबसे ज्यादा इजाफा पंजाब में हुआ है, जबकि सिंध दूसरे नंबर पे है और उसके बाद बाकी सूबे आते हैं।